ये ओमिक्रॉन को क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है डॉक्टर साहब माहिरीन की तरफ से? देखें, ये जो आरएनए वायरस है, ये बहुत बड़ी वायरस है जो वुहान से 2019 के दिसंबर में मंजर आम पे आई, जब चमगादड़ या हॉर्सशू बैट से ये दो वायरसेस मिलके बनी और फिर ह्यूमन स्विच हुई, स्पीशीज स्विच जिसको कहते हैं, और फिर इंसानों को लगनी शुरू हुई तो अल्टीमेटली ये पेंडेमिक की सूरत हाल अख्तियार कर गई। क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस है तो इसमें एक फितरी अमल है कि इसकी म्यूटेटिंग पोजीशन, यानी कि म्यूटेशन इसमें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ख़ासकर क्योंकि ये रैपिडली डिवाइड करती है बॉडी के अंदर। और दूसरा ये जो है, इसका फैलाव भी बहुत पहले ही ज़्यादा है, तो इसलिए ये म्यूटेशंस इसकी आती रहेंगी। ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है कि म्यूटेशंस आ रही हैं। ज़्यादा हैरानगी की बात थोड़ी सी ये है कि जैसे पहले हमें पता है अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा वेरिएंट्स आए थे, उनमें तकरीबन सिंगल डिजिट वेरिएशंस थी या म्यूटेशंस थी, 9 थी, 8 थी, 7 थी, 2 थी। सही। इसमें एकदम 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस आई हैं एकदम, इसके जो बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स, और उसमें से 30 के करीब जो म्यूटेशंस या वेरिएशंस आई हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं। वो जो इसके कांटे हैं जो इसके ऊपर लगे हुए, ग्लाइकोप्रोटीन एस जिसको हम आरबीडी कहते हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसमें आई हैं। उसकी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो वायरस है जब सांस के ज़रिए एंटर होती है तो ये इंसानी फेफड़ों को ACE2 रिसेप्टर्स में इन्हीं कांटों से लग पाती है। तो जाहिर है कि अगर कांटों में वेरिएशन आएगी तो इसका लगाव ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। इसी तरह दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जो वैक्सीन्स हैं वो भी तमाम यहीं पे काम करती हैं, RBD में, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन या ग्लाइकोप्रोटीन एस पे, जो हम मरीज़ों को देते हैं, इस वक्त भी हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वो भी यहीं पे काम करती हैं। तो इसलिए जाहिर है इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। अच्छा। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो कि छोटे मोटे वेरिएशंस या म्यूटेशंस आती हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा तफ्तीश पाई जाती है कि खुदा न खास्ता इससे लगाव ज़्यादा मुमकिन है, वैक्सीन्स की भी थ्रेट है। ये कहना कि किस कदर ये फाल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये क्या इसकी विरुलेंस ज़्यादा है या नहीं है, ये वक्त के साथ पता लगेगा। अभी सिर्फ ये 24 नवंबर को जनूबी अफ्रीका से ये रिपोर्ट हुए ओमिक्रॉन के केसेस, और मैं कहता हूं कि उनको खराज तहसीन करना चाहिए कि उन्होंने फौरी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और जैसे कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ NCOC से कि एक जब भी ये वायरस आई है कोशिश की गई कि वुहान में रहे, नहीं रही, चाइना गई पूरे में, फिर पूरी दुनिया में। इसी तरह इसकी म्यूटेशंस जब भी आई हैं, चाहे डेल्टा थी, चाहे B117 UK से कोशिश की गई, तमाम कोशिशें की गई। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी NCOC के सरबराह असद उमर साहब तो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि इसको वहाँ पर महदूद किया जा सके, चूंकि इस 24 से पहले, रिपोर्ट होने से पहले बहुत सारे लोग इधर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर गए होंगे, उनको नहीं ज़ाहिर चेक किया गया होगा। इसकी ट्रांसफर ज़्यादा जो इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है, ये क्यों करार दिया जा रहा है? क्या डेथ्स बहुत जल्दी हो रही हैं, इसमें बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है लोगों को? नहीं, ऐसा अभी कोई एविडेंस नहीं है कि इससे मोर्टेलिटी ज़्यादा है या ज़्यादा विरुलेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी भी इसी पे काम कर रही है। इसको इसलिए कहा जा रहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और WHO ने भी इसको अपस्केल किया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ म्यूटेशन है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है और उनमें से ज़्यादातर म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। अच्छा। इसलिए जो हमारे पास हिस्ट्री है इस वायरस की कि ये बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, ये हर जगह पे फैलती है तेज़ी से, उसमें हर जो भी म्यूटेशन आई है आज तक, उससे ये ज़्यादा ताकतवर हुई है। अच्छा। तो ये तो 50 के करीब म्यूटेशन तो जब म्यूटेशन ज़्यादा ताकतवर है तो फिर इस फैलाव को रोकने के लिए भी फिर ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। वो जो SOPs हम पहले फॉलो किया करते थे, आजकल तो वो बिल्कुल रूटीन का हिस्सा नहीं रही, बिल्कुल सब नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ लौट आए थे। उन्हीं SOPs को दोबारा फॉलो करें या उनमें मजीद कुछ सख्ती लानी पड़ेगी और ज़्यादा कुछ बढ़ाना पड़ेगा उसमें एहतियात के दामन को? देखें, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं दुनिया में कहीं भी, उनको ढूंढा जाए और उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि इस वायरस को रुखसत किया जाए। वरना इसको हम एक
बिल्कुल हम एक मौका दे रहे हैं कि वो बहुत सारी इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया करे और म्यूटेट करती रहे। देखें, उसको रुखसत करने का एक ही तरीका है कि हर मुल्क 80% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करे। हमारे 50% से कम हैं। अफ्रीका जहाँ से ये आई है वहाँ सिर्फ 7% लोगों को अभी तक लगी है। वैक्सीन में हम कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। हमें ग्लोबल लेवल पे सोचना है, ना कि नेशनल लेवल पे सोचना है। तो जब तक हमें तमाम तर अपनी कुव्वतें हर गवर्नमेंट को लगानी चाहिए अर्ली वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कंप्लीशन में। नंबर 2 जो है, डेफिनेटली जो पुरहजूम शादियाँ शुरू हुई हैं, जो मजलिसें शुरू हुई हैं, जो पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनको फौरी तौर पे हमें बैन करना चाहिए। हमें मास्क जो है, ये जो मास्क है हमारे पास, इसको ज़ीरो टॉलरेंस करनी चाहिए हर सूरत। और हमें उसके बाद हैंड हाइजीन का ख्याल करना है और घर से ऑपरेट करना है जिस कदर भी कर सकें। तो इन पाबंदियों को हम अर्ली करेंगे तो बहुत सारी जिंदगियां बच जाएंगी। अगर लेट करेंगे और डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक में उन्होंने दोबारा से इन SOPs को नाफिज कर दिया है। अब कुछ माहिरीन इससे मुतालिक ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन के 40% असर को ये ख़त्म कर देगा। तो जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है उसको क्या आगे चलकर दोबारा किसी वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, या इसको ख़त्म करने के लिए किसी नई वैक्सीन को दरियाफ्त करना पड़ेगा, या पुरानी वैक्सीन उसकी अफादियत अभी अपनी? क्योंकि वैक्सीन पे हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, इम्यूनोजेनिसिटी पे और सेंसिटिविटी पे। तो जो भी म्यूटेशन आई हैं, चाहे वो डेल्टा थी या उसके पहले B117 है, उससे वैक्सीन ने ज़्यादातर जनरली एफिकेसी लूज़ की है। हमारी अपनी तहकीक में भी और इंटरनेशनल तहकीक ने। अब ये कहना इमीडिएटली कि इसमें क्योंकि 4 दिन हुए हैं अभी, तो इसमें हम सर जोड़ के तमाम डॉक्टर्स, तमाम साइंसदान बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि तमाम जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मॉडर्ना है, चाहे फाइज़र है, चाहे साइनोफार्म है या कैंसिनो है, वो नई जनरेशन की वैक्सीन तैयार कर रही हैं पिछले 4 दिन से। और मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में ये तमाम अवेलेबल होंगी अगेंस्ट दिस म्यूटेंट जो अभी आए हैं, जो 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, इनको जो कवर करेगी। बाकी जो वैक्सीन्स हैं वो ये नहीं कि वो नकारा हो गई हैं। अगर आप ये चाहते हैं आपको बीमारी ना लगे तो डेफिनेटली वो वीक हुई हैं। आपको 65% के करीब चांस रहेगा कि वो प्रोटेक्ट करें। तो डॉक्टर साहब, फिर ये नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि वो जो नई वैक्सीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अभी काम कर रही हैं जिस पर, उसके आने का वेट करें, या जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है, जो बाकी सब लगवा चुके हैं, उसको फिलहाल तो लगवाया जाए, फिर उसका वेट किया जाए जो आने वाली है? देखें, हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जिनको नहीं लगी, जो बिल्कुल अभी 65% चांस है कि वो प्रोटेक्ट रहेंगे, और 100% तकरीबन चांस है कि वो सीरियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहेंगे। कि अगर ये लग भी गई उनको बीमारी, तो होपफुली वो जान से नहीं उनको ख़तरा होगा। इसलिए वो वैक्सीन तो उनको लगवानी है। उसके बाद जो बूस्टर अभी लगवा रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको सब्र करना चाहिए। अब उनको थोड़ा सा वेट कर लें जब तक हम सेंसिटिविटी पैटर्न वगैरह इसके देखते हैं। उसके बाद जो जनरेशन वैक्सीन आएंगी तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वो ज़्यादा मुफीद हों। मगर एज ए सेट के भी सिर्फ हमें 4 दिन मिले हैं इससे जंग लड़ते हुए, इस म्यूटेंट को, ओमिक्रॉन को। इसमें अभी हमें कम से कम 8 से 10 दिन चाहिए होंगे ये तमाम सवालात के जवाब देने। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, हमें एहतियात अपनी ज़िंदगी में दोबारा लानी पड़ेगी, हमें ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।